इस वक्त कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसका नेतृत्व आप सब जानते हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। और आरएसएस को लेकर कांग्रेस के हैंडल से जो तस्वीर पोस्ट की गई है, उसके पीछे भी यही यात्रा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करना चाहती है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलाकर इस तरह से देश को जोड़ेगी? और सोचिए, यह कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें नफरत की आग भरी हुई है और जो जोड़ने की बात करने की बजाय जलाने की बात कर रही है। आज पूरे देश में ज्ञानवापी पर आए अदालत के फैसले की चर्चा है और आज इस खबर का हम आपके लिए विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं। और यह खबर कांग्रेस की उस ज्वलनशील विचारधारा के बारे में है जिसके तहत आज उसने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि भारत जलाओ यात्रा पर निकले। आज कांग्रेस पार्टी ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें आरएसएस की खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया गया है और लिखा है कि 145 दिनों में यह हाफ पैंट पूरी तरह से राख हो जाएगी, यानी 145 डेज मोर टू गो। आज हम आपको बताएंगे कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाली यह पार्टी याकूब मेमन और अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के लिए सहानुभूति रखने वाली यह पार्टी आरएसएस को देश विरोधी किस आधार पर बता सकती है। क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई है उससे तो ऐसा लगता है जैसे आरएसएस देश विरोधी पार्टी है, कोई देश विरोधी संगठन है और इसे नष्ट कर देना चाहिए, इसे राख कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद के बारे में बता देते हैं। यह विवाद उस तस्वीर को लेकर शुरू हुआ जो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज पोस्ट की गई और इसमें आरएसएस की हाफ पैंट को इस तरह जलते हुए दिखाया गया है जैसे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही इस ट्वीट में यह भी लिखा है कि देश को नफरत के माहौल से आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक एक कदम आगे बढ़ा रही है और अब इस काम में सिर्फ 45 दिन बचे हैं। यानी राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो 45 दिन में इस 145 दिनों में, माफ कीजिएगा, 145 दिनों में वो इस हाफ पैंट को, जो आरएसएस की खाकी हाफ पैंट है, इसे राख कर देंगे। वैसे इस तस्वीर में आरएसएस की जिस खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया गया है वो वर्ष 2016 तक आरएसएस की यूनिफॉर्म का हिस्सा हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस हाफ पैंट को जला देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को शायद पता नहीं होगा कि उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी का संघ के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश संकट में हो तो हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए और आरएसएस ने ऐसा ही किया है। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, तब भी आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, लेकिन इन मतभेदों का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि यह संगठन इंदिरा गांधी को चुभता था या इंदिरा गांधी ये कहने लगे कि यह संगठन देश विरोधी है और इसकी हाफ पैंट को, इसकी यूनिफॉर्म को जला दिया जाए। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस की पहली बड़ी नेता थी जो आरएसएस के निमंत्रण पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वो तस्वीरें भी आज आप देख लीजिए। इसके अलावा वर्ष 1967 में जब बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अकाल पीड़ितों की बहुत मदद की थी और आरएसएस की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा की भावना को देखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण बहुत खुश हुए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि संघ के स्वयंसेवकों की देशभक्ति किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। अगर जनसंघ फांसीवादी है तो फिर मैं भी फांसीवादी हूं। आज जयप्रकाश नारायण हमारे देश में समाजवाद की राजनीति करने वाले बहुत सारे नेताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव और बहुत सारे समाजवादी नेता आज भी जयप्रकाश नारायण को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए आज हम इतिहास के इस आईने पर पड़ी धूल को आपके लिए साफ करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आरएसएस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। आज से लगभग 100 साल पहले जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब महात्मा गांधी देश में एक जननायक की तरह उभर रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश की हर जाति, धर्म और संप्रदाय अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग महात्मा गांधी का साथ दे रहा था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी उस समय महात्मा गांधी के साथ नहीं थी।
बल्कि ये लोग सर सैयद अहमद खां के विचारों का समर्थन कर रहे थे। सर सैयद अहमद खां मानते थे कि अंग्रेजों का राज भारत के मुसलमानों के हित में है, क्योंकि अगर भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया तो लोकतंत्र में हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा और मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, और ऐसे में हिंदुओं की आबादी क्योंकि कहीं ज्यादा है तो भारत पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। और गुलामी के दौर में ये विचार सर सैयद अहमद खां के थे, और वो इसीलिए चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और अगर लोकतंत्र आ गया तो फिर मुसलमानों का शासन नहीं आएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज यहां पर बने रहें। और इसका जिक्र काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की पुस्तक खिलाफत आंदोलन में विस्तार से किया गया है। उस दौर में सर सैयद अहमद खां के इन विचारों से एक बड़ी मुस्लिम आबादी बहुत प्रभावित थी, और यही वजह है कि खुद महात्मा गांधी ने मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए तब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया था। असल में पहला विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले जिन मुसलमानों को अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लग रही थी, उन्हीं मुसलमानों ने वर्ष 1919 आते आते ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू कर दिया था, और इस विरोध का कारण था टर्की नाम का देश। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने टर्की के ऑटोमन एम्पायर को बहुत बुरी तरह से हराया था, और इसके बाद टर्की के खलीफा को हटाए जाने की चर्चा पूरी दुनिया में थी, और भारत के मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि टर्की के खलीफा को हटाया जाए। जबकि सच ये है कि जिन लोगों को हमारे देश का एक वर्ग नौकर समझता है, अगर वो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए आज काम काज छोड़कर बैठ जाएं तो हमारा देश रुक जाएगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र की है, जिसमें ये लोग काम करते हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें किसान हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, कैब ड्राइवर्स हैं। पूरे भारत में जितनी नौकरियां और रोजगार हैं, उनमें से 53% असंगठित क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में आपके घर में जो खाना पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉयज आते हैं, अक्सर उनका अपमान किया जाता है। आप जब गाड़ी में बैठते हैं, किसी कैब ड्राइवर का अपमान आपने अक्सर होते हुए देखा होगा। और यही यानी आप मान लीजिए कि अगर देश में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 53 लोग ऐसे ही असंगठित क्षेत्र में हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस क्षेत्र के लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो हैं, लेकिन इन लोगों को उनके काम के बदले में न तो सम्मानजनक पैसा मिलता है और ना ही सम्मान मिलता है, और कई बार इनके साथ बदतमीजी होती है, इनका अपमान होता है, मारपीट भी हो जाती है, और अपमान का घूंट पीते पीते ये हर रोज बेचारे किसी तरह काम पे आते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एक सिक्योरिटी गार्ड हर महीने औसतन 14,000 रुपए प्रति महीना कमाता है। 14,000 पर मंथ। कई जगहों पर तो ये तनख्वाह 10 से 12,000 के आसपास ही है, और इनकी नौकरी भी स्थायी नहीं होती, परमानेंट नौकरी नहीं है, आज है कल नहीं। इसके अलावा उन्हें दिन भर में कम से कम 12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है। हर 4 में से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे हैं जो दिन में 14 से 16 घंटे भी काम करते हैं, और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड इसमें कम घंटे काम करे तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है, और यह भी कह दिया जाता है उससे कि अगर काम के दौरान छुट्टी ली तो उसकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा, क्योंकि इस छोटी सी नौकरी के लिए भी पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। यानी इन लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलती। बड़े बड़े शहरों में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स को हर महीने यानी 1 महीने में 1 छुट्टी मिलती है, और यह स्थिति तब है जब भारत में सबसे ज्यादा लोग इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हमारे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, और लगभग 9 करोड़ लोग हमारे देश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 9 करोड़। यानी अगर हम मान लें कि एक परिवार में औसतन 4 लोग भी हैं, तो इस हिसाब से यह खबर 36 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। 9 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड और उनके परिवार मिलकर होते हैं 36 से 40 करोड़। और ये वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी और गरीबी की वजह से इस देश में बार बार अपमानित होते हैं। तो आपको हमारे देश के इन स्वाभिमानी लोगों का साथ देना चाहिए, आपको इनका समर्थन करना चाहिए, और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में एक भी गरीब और स्वाभिमानी व्यक्ति का इसके बाद अपमान ना हो। और जो लोग ये करते हैं वो भी ये जान लें कि इसके बाद उन्हें जबान संभाल कर बात करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए आपने मशहूर अपराधी सुकेश चंद्रशेखर का नाम आज जरूर सुना होगा। वो जेल में बंद है। बड़ा मशहूर अपराधी है वो, जिसने कई 100 करोड़ का गबन किया है, बेईमानी और ठगी से सैकड़ों करोड़ कमाए, और बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां इसकी दोस्त बन गई।
और ये तमाम अभिनेत्रियां इससे महंगे गिफ्ट्स लेती हैं, इससे बात करती हैं, और इसके बदले में इन अभिनेत्रियों ने इस मशहूर अपराधी से कभी ये नहीं पूछा कि वो जो महंगे महंगे गिफ्ट्स इन्हें दे रहा है, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के, ये पैसा वो लाता कहां से है। यानी इन तमाम अभिनेत्रियों के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि ये जो सुकेश नाम का अपराधी है ये इतना पैसा कहां से ला रहा है। फिर भी इसकी दोस्त बन गई, और इन अभिनेत्रियों में जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सारा अली खान और जानवी कपूर जैसी अभिनेत्रियों के नाम आ रहे हैं, और जांच चल रही है, ईडी इसकी जांच कर रही है। दूसरी बात, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके घर में काम करने वाले लोग, या आपके घर के आसपास रेडी पर, स्टॉल पर सामान बेचने वाले लोग, इन लोगों का आपको सम्मान करना होगा, इनको सम्मान देना होगा। जब तक इन लोगों को आप नौकर समझेंगे, तब तक हमारे समाज में इनकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। उदाहरण के लिए, आज इन लोगों के लिए एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है। आप देखते होंगे, आप कभी किसी रिक्शा वाले के साथ जाते हैं, ऑटो वाले के साथ जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, या डिलीवरी बॉय कोई आता है, या सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो आप इन सबको भैया कहकर बुलाते हैं। सब्जी वाले से लेकर कपड़े इस्त्री करने वाले तक सबको भैया कहकर पुकारा जाता है। लेकिन सोचिए, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में, किसी महंगे शोरूम में जाते हैं, किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में, और वहां आपको एक सेल्समैन मिलता है, तो क्या आप उसे कभी भैया कहते हैं? कड़वा सच ये है कि उन्हें हमारे देश के लोग कभी भैया नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो इन शॉपिंग मॉल से बाहर निकल कर आते हैं, किसी रिक्शे वाले को बुलाते हैं, किसी रेडी पटरी वाले से कोई सामान खरीदते हैं, तब उसे भैया भी कहते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। एक और बात, शॉपिंग मॉल में लोग किसी चीज का दाम कम कराने के लिए कभी मोल भाव नहीं करते। आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में, कभी बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन रेडी से जब आप सामान खरीदते हैं, तो इन्हीं गरीब लोगों से कहते हैं कि भैया तुम ज्यादा पैसा लगा रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, और पैसा कम करो। और जब वो गरीब व्यक्ति कम दाम में अपना सामान देने से आपको इनकार कर देता है, तब आप उसी का अपमान करते हैं, उसी को डांटते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं, क्योंकि आपकी जो ईगो है वो आहत हो जाती है। इसलिए आज हम आपसे ये कहेंगे, इन्हें नौकर कहना बंद कर दीजिए। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1959 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चंद्रमा पर पहुंचा था। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिससे अमेरिका बेचैन हो गया था और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, यानी स्पेस रेस शुरू हो गई थी। 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत संघ के साथ चल रही स्पेस रेस के तहत आज ही यह घोषणा की थी कि अमेरिका वर्ष 1970 से पहले चंद्रमा पर एक इंसान को भेज देगा और उसे सुरक्षित वापस पृथ्वी पर भी लाएगा। कैनेडी का यह मिशन अपोलो 11 के तहत सफल हुआ और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डेनल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया था, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन दुनिया के पहले तैराक थे। 1913 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध एथलीट जेसी ओवेंस का जन्म अमेरिका के एलाबामा में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में 4 अलग अलग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते थे, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले एथलीट थे। तब जेसी ओवेंस ने हिटलर को गलत साबित कर दिया था, क्योंकि उस दौर में हिटलर का यह मानना था कि ओलंपिक खेलों में सिर्फ जर्मनी के खिलाड़ी, यानी उनके खिलाड़ी ही मेडल जीतने के काबिल हैं। लेकिन जेसी ओवेंस ने सबको पीछे छोड़ दिया। और आखिर में आपके लिए जेसी ओवेंस का ही एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, जिंदगी आपको हमेशा प्रैक्टिस रेस का मौका नहीं देती, कई बार सीधे मैदान में भी उतरना होता है, और तब पूरी जिंदगी की वो ट्रेनिंग काम आती है जो आपने सिर्फ 10 सेकंड की रेस जीतने के लिए की थी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।